सिद्धार्थ एंड हर्षिता एंड साक्षी, ओके, सबको समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट हमारा एक डिवाइस है, इसको बोलते हैं बैरोमीटर। डायग्राम थोड़ा सा गलत बना हुआ है और स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है वैक्यूम की, ओके। तो ये बैरोमीटर होता है, यूज किस लिए यूज होता है? टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो यार कि यहाँ पे जो है ये कंटेनर है, इसमें मान लो मरकरी भरा हुआ है, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा? पी नॉट होगा, सब जगह पी नॉट प्रेशर होगा, ठीक है। और अगर नीचे देखोगे ज़्यादा होगा, तो नीचे तो मुझे मतलब नहीं है, अभी सरफेस पे जो प्रेशर होगा पी नॉट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब को लगा देता हूँ, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब को, और यहाँ पे एक सक्शन पाइप लगा के, वैक्यूम पाइप लगा के हवा निकालना शुरू, यहाँ जो एयर है अंदर की उसको निकालना शुरू करता हूँ, ठीक है। देखो पहले एयर नहीं निकली तो क्या हुआ था, जब एयर नहीं निकली थी, मैंने जब ट्यूब ली थी इसके अंदर भी एयर भरी हुई थी, और उसका प्रेशर कितना होगा? पी नॉट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। आपने इसको ऐसे उल्टा करके रख दिया तो यहाँ प्रेशर पी नॉट है, यहाँ भी पी नॉट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्विलिब्रियम है सब, तो ये ऐसे रहेगा, रुका हुआ रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अंदर ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर भी पी नॉट और मरकरी के सरफेस पे भी प्रेशर पी नॉट, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपने क्या किया, यहाँ से सक्शन पाइप लगा के आपने खींचना शुरू किया एयर को, तो यहाँ प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा, जो ऊपर एयर है उसके मॉलिक्यूल निकलेंगे बाहर, तो प्रेशर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब जब प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा तो ऊपर प्रेशर कम है और नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा पी नॉट, क्योंकि पी नॉट तो पी नॉट ही है अभी भी, मरकरी का प्रेशर तो सेम है। तो ऊपर प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, मरकरी ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा, ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा, तो यहाँ प्रेशर जो है ये ऊपर चढ़ना से शुरू कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा मरकरी आपका, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मरकरी। तो यहाँ पे जब मरकरी आपका आ जाएगा तो एक केस, मान लो हमने सारी हवा निकाल दी, तो यहाँ पे जीरो हो गया, वैक्यूम हो गया, यहाँ क्या हो गया, वैक्यूम, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब यहाँ वैक्यूम जब क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो प्रेशर जीरो हो गया, तो यहाँ पे जीरो प्रेशर होगा, और यहाँ पे प्रेशर कितना होना चाहिए, यहाँ पी नॉट होना चाहिए, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जो लिक्विड होता है यूट्यूब वगैरह के केस में आप जब करोगे तो सेम लेवल पे, सेम अगर लिक्विड है तो प्रेशर हमारा क्या होता है, सेम होता है। मान लो लिक्विड यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है कोई, और एक लिक्विड यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, सेम लिक्विड है दोनों, तो आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो इक्विलिब्रियम में प्रेशर दोनों जगह सेम होगा। तो अगर प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक है पी नॉट, तो यहाँ पे पी नॉट होगा, ठीक है। अब पी नॉट प्रेशर कैसे आ सकता है, यहाँ तो जीरो है ऊपर, तो ये जीरो प्रेशर है, प्लस इस कॉलम का प्रेशर लेना पड़ेगा हमें, तो प्रेशर कितना हो जाएगा नेट, जीरो प्लस रो जी एच, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, पी नॉट के बराबर। तो यहां से हम एच निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर हमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पता है तो हम रो जी एच की मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आता है। तो हम जब मरकरी कॉलम लेते हैं तो एच हमारा जो आता है 13.6 सेंटीमीटर आता है ना, तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 13.6 सेंटीमीटर हाइट का मरकरी का कॉलम को ऊपर उठा देता है, तो 13.6 सेंटीमीटर होता है हमारा, अगर हम मरकरी के उसमें केस में लेंगे, ठीक है। अब जो है रो से मल्टीप्लाई कर दो और जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, प्रेशर की, मरकरी का रो लोगे तो उससे हमारा, गलत लिख दिया मैंने, 76 सेंटीमीटर आएगा, 13.6 ले रहा हूँ, 76 सेंटीमीटर, सॉरी टू ऑल, तो ये 76 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। और अगर मैं इसकी डेंसिटी वगैरह से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली है, प्रेशर जो यहाँ पे आया है वो वैल्यू आपकी आ जाएगी 180, आपको पता 180 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है ना, 1.01 × 10⁵ करके आती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि स्टूडेंट ये बोलते हैं, मैं बोलता हूँ प्रेशर कितना है, बच्चे बोलते हैं 13, मान लो बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, या 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, या 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। तो बेटर ये है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे प्रेशर 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, प्रेशर 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है उसके। 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का जो कॉलम है वो जितना प्रेशर लगाएगा उतना ही वहां पे प्रेशर है ना। अगर आप बोलो प्रेशर 20 सेंटीमीटर है तो उसका मतलब 20 सेंटीमीटर मरकरी का जो कॉलम प्रेशर लगाएगा उतना ही वहां पे प्रेशर है, ठीक है। तो ये बेटर वर्ड है हमारे कि ऐसे बोलना चाहिए हमें। अगर आप प्रेशर निकालना चाहते हो तो आपको रो और जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब प्रेशर आएगा, एच से केवल प्रेशर नहीं आएगा, है ना। अगर आप मान लो प्रेशर ऐड कर रहे हो, दो प्रेशर आपने लिखा P1 + P2 ऐसे करके लिख रहे हो, अब यहाँ तो आपने लिख दिया कि भाई 180 m
और प्लस 15 सेंटीमीटर, तो ये कोई ऐड ही नहीं कर पाओगे आप दोनों को, डायमेंशन अलग अलग है दोनों की, तो आपको रो जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके आपका प्रेशर आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे लिख देते हैं कि एच जो है, हालांकि हम कई बार अगर हम मान लो या तो पूरा सेंटीमीटर में आप ऐड कर लो, इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो कि ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, इसको भी कन्वर्ट कर लो या फिर उसे भी आप एटीएम में कन्वर्ट कर लो जो 15 सेंटीमीटर है, तो कोई भी एक काम कर लो, है ना, ऐसे ऐड नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा जो प्रेशर है वो कैसे आता है। तो बैरोमीटर आपको समझा रहा था मैं, तो बैरोमीटर हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें हम जब वैक्यूम पाइप से वो करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो 76 सेंटीमीटर आता है, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है इतना लगा रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है कि आप मान लो पानी पी रहे हो, स्ट्रॉ लगा के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, स्ट्रॉ लगा के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो अगर, हाँ फैन ऑन है, बंद कर रहा हूं 1 मिनट को। अगर आप स्ट्रॉ लगा के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप साफ है आवाज? ओके, अब तो आवाज साफ आ रही होगी। तो हम लोग स्ट्रॉ लगा के अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो क्या होता है कि उसमें भी सेम केस होता है। आप जब स्ट्रॉ लगा के कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आप ऊपर की एयर को सक करते हो, तो वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर चढ़ती है ना, तो कोल्ड ड्रिंक आपके ऊपर चढ़ने लगती है। तो जितना आप सक करोगे, जितना आप प्रेशर को घटाओगे, उतना जो है यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ऊपर जा सकती है। तो अगर आपको मान लो बड़ी स्ट्रॉ दे दी जाए, है ना, बड़ी स्ट्रॉ दे दी जाए और आपको कोल्ड ड्रिंक को इतना ऊपर चढ़ाना है, तो आपको ज्यादा सक करना पड़ेगा, ज्यादा एयर को शक करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर आएगा, है ना। छोटी स्ट्रॉ होगी तो कम सक करना पड़ेगा, आपको कम हाइट चाहिए, तो कम हाइट उठाने के लिए आपको प्रेशर को कम डिक्रीज करना पड़ेगा, तो कोल्ड ड्रिंक आपका ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर बड़ी स्ट्रॉ है तो आपको ज्यादा सक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुश्किल होगा थोड़ा, सक करना डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, आपके लंग्स की पावर पे डिपेंड करता है। आप तो बायो के स्टूडेंट हो, तो लंग की पावर पे डिपेंड करता है कि सक करना है इसे। तो हम जो है छोटी स्ट्रॉ लेंगे तो हमें इजी रहेगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछेगा कि कितनी लंबी स्ट्रॉ लें ताकि हम उसे कोल्ड ड्रिंक को पी पाए। अच्छा, दूसरी बात, जो ये हाइट है, मान लो मरकरी होता कोल्ड ड्रिंक की जगह पे, और मरकरी को आप बुक कर रहे होते हैं, हालांकि मरकरी इज वेरी डेंजरस, बट मान लो आप उसको केवल चढ़ा रहे होते हैं और आप सक कर रहे होते हैं, तो मरकरी का जो है डेंसिटी काफी ज्यादा है ना। तो मरकरी की जो हाइट आएगी यहाँ पे, अगर आप उसे मान लो जीरो वैक्यूम कर दो, मरकरी में 76 सेंटीमीटर आई है हाइट, अगर आपने बिल्कुल जीरो कर दिया, वैक्यूम कर दिया, कोल्ड ड्रिंक में ये हाइट बहुत ज्यादा आ जाएगी। कोल्ड ड्रिंक में आप उसे हो सकता है कई मीटर उठा दो उसे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की डेंसिटी बहुत कम होती है मरकरी के मुकाबले। तो ये डिपेंड करता है कि आप लिक्विड कौन सा ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि हैवी लिक्विड है या लाइट लिक्विड है। लाइट लिक्विड होगा तो आराम से उड़ जाएगा, ऑयल होगा मान लो, वाटर होगा तो ज्यादा उड़ जाएगा, है ना। तो दैट इज द थिंग, तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर ये वाटर है मान लो, तो वाटर का मैं अगर लूं तो वाटर कोई बता सकता है कितना उठेगा? अगर मरकरी यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा था, तो वाटर कितना ऊपर उठेगा? कैन यू टेल मी? अगर इसकी जगह मैं वाटर ले लूं बैरोमीटर में तो कितना ऊपर उठेगा? क्लियर है आवाज? ओके, तो ओके राइट, बताइए वाटर अगर होता है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मरकरी तो कितना ऊपर उठता? 76 सेंटीमीटर उठ रहा है मरकरी यहाँ पे, तो वाटर कितना ऊपर उठेगा? वाटर की डेंसिटी 1 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मरकरी की 13.6 होती है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द वाटर? फरीन नाज इज सेइंग 10.1 मीटर। बाकी लोग क्या बोलते हैं? बाकी लोग क्या बोलते हैं भाई? 10.1 है यहां पे। रो जी एच सेम रहेगा दोनों केस में, क्योंकि आपने प्रेशर का डिफरेंस जो है वो सेम रखा है। नीचे प्रेशर पी नॉट है, ऊपर प्रेशर 0 है, तो प्रेशर डिफरेंस इज सेम। रो जी एच जो है वो सेम रहेगा, यानी हमारा तो रो इंटू एच सेम रहेगा दोनों केस में, जी तो सेम ही है, तो रो इंटू एच सेम रहेगा। तो क्या वैल्यू आएगी? 10 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर आती है, 10.2 के आसपास आती है, 10.1 10.3 ऐसे कुछ आती है ना। तो दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन नॉट, अच्छा अगर मुझे ज्यादा चढ़ाना हो पानी
अगर मुझे मान लो सक करके और पानी ज्यादा चढ़ाना है, पॉसिबल है क्या 10 से ज्यादा? 10 से ज्यादा पॉसिबल है? 10 से ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं वैक्यूम तो क्रिएट कर सकता हूं ना, बस मैक्सिमम तो वैक्यूम कर सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं जो प्रेशर घटा रहा हूं ऊपर का, घटाते घटाते जीरो कर सकता हूं, वैक्यूम हो जाएगा जीरो पे, उससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं कुछ भी। अब एयर के मॉलिक्यूल ही खत्म हो गए वहां पे, तो आई कैन नॉट मेक प्रेशर हियर लेस देन जीरो। जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो जीरो से कम नहीं हो सकता। यहाँ पे पी नॉट है, तो मुझे पानी को चढ़ाना है, अगर मेरे को पानी को चढ़ाना है ऊपर, तो आई कैन नॉट लिफ्ट द वाटर मोर देन 10.1 मीटर। ठीक है, तो आप लोग जो है नहीं कर सकते, बिल्कुल एब्सोल्युटली, है ना। तो पानी को हम नहीं चढ़ा सकते। तो आपको ध्यान होगा, आपके घर में, आपको पता होगा, जो मोटरें आपके घर में लगती हैं, किसी के घर में जो मोटर है वो 3rd फ्लोर पे नहीं लगी होगी, ज्यादातर के घर पे जो है ग्राउंड फ्लोर पे मोटर होगी, या फिर किसी के बहुत ज्यादा होगा तो 1st फ्लोर पे होगी, है ना। 3rd फ्लोर पे मोटर होने का मतलब कि आप उसे पानी को उठाना चाह रहे हैं इतना ज्यादा, तो उठेगा नहीं वो यूजुअली, है ना। यूजुअली जो पानी है वो नहीं उठेगा, है ना। मोटर पानी उठा नहीं सकती, फेंक तो सकती है वो, एक बार जो प्रेशर आप दोगे उसे, मैंने वो रोटेशन करेगा, उससे पानी फेंकेगा, फेंक तो कितने ही मीटर सकता है, 20 मीटर भी फेंक सकता है, 30 मीटर भी फेंक सकता है, बट उठा नहीं सकता। तो मोटर का जो एग्जिट है, एग्जिट के बाद जो हाइट है वो तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन एंट्रेंस जो पानी का उसको लेना है वो 10 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। 10 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, तो हम वहां से पानी नहीं उठा सकते, राइट। तो ये सब बातें यहां से क्लियर हो रही हैं। तो आई होप सबको बैरोमीटर जो है समझ में आ गया होगा। तो मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, लेकिन बस वही इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों का, और टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग अदरवाइज। तो दैट इज अ थिंग। तो ये सब तो कहानी है। मरकरी में 760 mm में लिखा है उन्होंने, तो mm में इतना होता है, और सेंटीमीटर में 76 होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाती है SI यूनिट में 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पढ़ चुके हो बहुत बार, केमिस्ट्री फिजिक्स में सब जगह पढ़ चुके हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है, या फिर इतना होता है, या फिर इतना होता है, कुछ भी लिख सकते हो, या फिर इतना लिख सकते हो, या फिर इतना लिख सकते हो, सब एक बात है, सारी बातें सेम है, ठीक है। एक और यूनिट होती है आपकी टॉर होती है। टॉर क्या होता है? 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। 1 mm ऑफ Hg के बराबर एक टॉर होता है, ठीक है। तो अगर प्रेशर हमारा ऐसे दिया हुआ है टॉर में, तो 1 mm ऑफ Hg के प्रेशर के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। मैं आगे मूव कर रहा हूं नेक्स्ट। तो होप यहां तक सबको क्लियर होगा। कोई डाउट किसी को है तो पूछ सकते हैं अभी भी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा प्रेशर जो है डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है। जो फॉर्मूला आया है ρgh, वो कैसे आया है। ओके ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे रो है ये, ठीक है। तो प्रेशर कैसे आया है, तो उसका जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। डेरिवेशन क्या किया उन्होंने? वेट वगैरह को इक्वेट किया। यहाँ पे उन्होंने प्रेशर को मान लिया कि P इंटू ए प्रेशर ऊपर से लग रहा है इसमें। मान लो हम एलिमेंट ले लें यहाँ पे, तो P इंटू ए प्रेशर ऊपर से लग रहा है, नीचे से P प्लस DP प्रेशर मान लिया, इंटू ए ये नीचे से लग रहा है। तो इस जो एलिमेंट है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो इस पर एक प्रेशर इंटू एरिया, ये फोर्स ऊपर से लग रहा है, ये फोर्स नीचे से लग रहा है, और इसका वेट नीचे काम कर रहा है। तो इसको इक्वेट करके हमने निकाल दिया कि आपका जो प्रेशर होगा डिफरेंस वो ρgh के बराबर आएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेट वगैरह करके निकाला, ρgh के बराबर आएगा, ठीक है। तो वो हमें जरूरत नहीं है, आपको पता है ये ρgh आता है, y लिख लो या ρgh लिख लो, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, डेरिवेशन तो आपके आने नहीं है। दूसरी बात आपके जो है ये आपको पता ही है, आपके जो एक्सेलेरेशन होते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रेशर जो है घट या बढ़ सकता है। अभी हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो दिस कैन बी चेंज्ड, ठीक है। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्रेशर। तो हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर होता है यूजुअली सेम रहता है। जब आपका फ्लूइड जो है अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम माने इक्विलिब्रियम में है, तो ये प्रेशर सेम रहता है। दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे प्रेशर रिमेन सेम, किसी भी पॉइंट पे आप लोगे हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर रिमेन इक्वल। लेकिन अगर ये मान लो मोशन कर रहा है, ये वेसल पूरे का पूरा या फ्लूइड पूरे का पूरा मोशन कर रहा है, डायनेमिक है, देन प्रेशर में भी डिफरेंट। तो प्रेशर जो डिफरेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलेरेशन पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलेरेशन पे। तो जब आपका कंटेनर मूव करेगा तो ये फ्लूइड जो है ऐसे हो जाएगा, तो प्रेशर आपका यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। तो सेम हाइट पे प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम काम कर रहा है आपका, और यहाँ पे ये कॉलम काम कर रहा है लिक्विड का। तो यहाँ प्रेशर का वैल्यू जो है कम आएगा। तो यहाँ पे अब जब प्रेशर निकालोगे तो डिफरेंट आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस
अभी जो आपका प्रेशर वेरी कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू वाई वेरी कर रहा था, लेकिन अब जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी वेरी कर सकता है। तो उसके केस में जो आप प्रेशर लोगे डिफरेंस, वो आपका डेरिवेशन ये सब दिया हुआ है, वो इन्होंने हाइट ऑफ द कॉलम ली है और उससे जो है इन्होंने फोर्स वगैरह निकाल के माइनस किया है। क्या किया इन्होंने, एक्चुअली हाइट ऑफ द कॉलम लिया ये, और यहाँ पे एक एलिमेंट मान लिया सिलेंड्रिकल, और इस पे यहाँ से जो है प्रेशर इंटू एरिया, ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट माना, यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया, P2, यहाँ प्रेशर P2 मान लिया इस कॉलम के कारण जो प्रेशर है, और यहाँ से P1 मान लिया। तो ये फोर्स इस पे लग रहा है, काम कर रहा है, और ये पूरे का पूरा एलिमेंट क्या हो रहा है, आगे भी जा रहा है, तो एक्सीलरेट भी हो रहा है साथ में। तो एक्सीलरेट अगर ये हो रहा है तो इस पर नेट फोर्स जो होगा वो m इंटू ए के बराबर होगा। फोर्स कितना होगा, m इंटू ए, तो यानी P2 इंटू एरिया, ये फोर्स यहाँ से लग रहा है माइनस ये लग रहा है, ये किसके बराबर होगा, m इंटू ए के। m की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका मास आ जाएगा, एलिमेंट में कितना लिक्विड होगा, v इंटू रो, तो v को हम लिख सकते हैं फिर दोबारा एरिया इंटू लेंथ कर सकते हैं सीधा v की जगह पे, इंटू रो और इंटू एक्सेलरेशन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P2 माइनस P1 इंटू एरिया। एरिया को मैंने यहाँ कैपिटल ए लिखा है, यहाँ भी कैपिटल ए ही लिखा है, ठीक है, तो ये काट देंगे हम लोग आपस में। तो आपका जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, L रो जी के बराबर आएगा, है ना, L रो जी, L मतलब x, तो रो जी x, रो ए एक्स, सॉरी वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू रो ए एक्स। मेरे पीछे तो नहीं आ रहा ना, ये रो ए एक्स के बराबर आ रहा होगा, पीछे आ रहा है, रो ए एक्स के बराबर आएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो ऐसे काट दिया है। तो आपका जो प्रेशर हाइट के साथ वेरी कर रहा है वो प्रेशर डिफरेंस आ रहा था रो जी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा रो ए एक्स, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, रो ए एक्स के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रेशर हमारा एक्स के साथ वेरी करेगा, राइट। चलो, तो ये इन्होंने ड्राइव करके पूरा निकाल रखा है ये, तो दिस इज वी हैव ड्राइव्ड, ये सब हम निकाल चुके हैं। तो अगर आप टेन थीटा निकालना चाहो इसमें तो भी निकाल सकते हो। टेन थीटा मतलब सरफेस का एंगल कितना होगा ये वाला, तो एंगल अगर आप निकालना चाहो सरफेस का तो कैसे निकालोगे, ये टेन थीटा चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपको क्या पता है, ये H1 और H2 मान लो आपको पता है, तो अगर यहाँ पे H1 और H2 आपको अगर पता है तो आप टेन थीटा यहाँ पे निकाल लो। ये ट्राइंगल मान लो एक, तो इस ट्राइंगल में जो ये वाली हाइट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, H2 माइनस H1 के, क्योंकि ये पूरा H2 है यहाँ तक, ये H2 ये वाला H2 है ये वाला, और ये H1 ये वाला H1 है, तो इन दोनों का बीच में जो डिफरेंस होगा ये कितना हो जाएगा, H2 माइनस H1 के बराबर हो जाएगा। और ये मान लो यहाँ पे डिस्टेंस x है, तो आपको रिलेशन पता है H2 माइनस H1 और x में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे x तो आ चुका है ऑलरेडी, और P2 को हम रो जी H1 H2 और रो जी H1 लिखेंगे, तो वहाँ से आपका रिलेशन बन जाएगा। तो टेन थीटा आपका आ जाएगा यहाँ से, है ना। टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय x करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। तो सरफेस का ये जो एंगल ये सरफेस बना रहा है वो एंगल हमारा आ जाएगा H2 माइनस H1 डिवाइड बाय x, और H2 H1 यहाँ से निकाल लेंगे, P2 की वैल्यू पुट करके, P1 की वैल्यू पुट करके, H1 H2 पुट करके, इन्होंने दोनों प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी है, उसको माइनस कर दिया है P1 P2 को, और ये आपका इतना आ रहा था, इसको सॉल्व करोगे तो टेन थीटा आपका A नॉट बाय जी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, A नॉट बाय जी, ठीक है। तो अगर आपका A नॉट जीरो है, अगर एक्सेलेट नहीं हो रहा तो टेन थीटा विल बी जीरो, तो सरफेस आपका फ्लैट होगा। और अगर वो एक्सेलेट कर रहा है तो सरफेस एंगल बनाएगा, जितना एक्सेलेट होगा उतना ज़्यादा एंगल बनाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टेन थीटा इज A बाय जी। पेपर में अगर कंफ्यूज हो जाओ G बाय A या A बाय जी कौन सा फॉर्मूला है, तो ये ध्यान रखो कि जब A जीरो होगा तो एंगल हमारा जीरो होना चाहिए, तो वो A बाय जी में आ सकता है, ठीक है। तो A बाय जी इज टेन थीटा। तो यहां तक सबको क्लियर, मस्त, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा, एम आई गोइंग विद ओके स्पीड, तो क्लियर है सबको, यहां तक कोई डाउट किसी को, अगर नहीं है क्लियर, ओके। तो अगर क्लियर है तो लेट अस मूव टू सम क्वेश्चंस। अब हम प्रेशर का थोड़ा बेसिक समझ चुके हैं, डेंसिटी समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे जब अभी आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ोगे ना, कर लो पहले क्वेश्चन करो तब बताऊंगा आपको। क्वेश्चन करो, पानी ले आओ जरा, पानी पी लो थोड़ा सा, है ना। सर ए को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, मोर देन ओके, पीएम कह रहे हैं मोर देन ओके, ओके नाइस। शिवम शिवानी क्लियर, राइट। फरीन अभी करता हूं, आप इस क्वेश्चन को कर लो पहले, है ना, फिर करता हूं।
तो क्या आंसर होगा इसका? डी, डी आ रहा है। ओके, डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। डी तो नहीं आएगा, डी कैसे आएगा? डी आएगा, डी आ रहा है। अच्छा, वॉल्यूम ये रो होता है और वॉल्यूम आपका मास बाय रो होता है। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम बताना है हमें, या इनिशियल माइनस फाइनल बताना होगा, जो भी है, डिक्रीज बताना है आपको। तो आई डोंट थिंक कि डी आना चाहिए आंसर। मास जो है अपॉन में तो नहीं आ सकता। सी आ रहा है, तो इनिशियल वॉल्यूम आपका इनिशियली आई चाहिए, तो एम बाय रो होगा वॉल्यूम, और फाइनली जो है एम बाय सिग्मा होगा। इनका डिफरेंस निकालना है हमें, तो सी आंसर आ रहा है। सब लोग सी लिख रहे हैं, शिवानी, कनिका, अंशिका, पीएम, गुंजन, सब लोग सी लिख रहे हैं। ओके, तो सी आंसर होगा। ठीक है, तो देखो इतना बेसिक चीज़ है ना, मैं ये बोलता हूँ बच्चे, वहीं पे जब मैं आर्किमिडीज पढ़ाऊंगा इसमें, तो आर्किमिडीज में ऐसी क्वेश्चन आता है कि बर्फ पिघल गई तो पानी का लेवल क्या होगा। तो बच्चे वहाँ ये समझ नहीं पाते कि वहाँ पे जो है वॉल्यूम कैसे चेंज करेगा, किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो ये बहुत दिमाग में आपको बिठा के रखना है। ठीक है, उसको बहुत ध्यान से देखना। राइट, तो यहाँ पे जो होगा ये आ जाएगा। तो सबने निकाल लिया मेरे ख्याल से। ठीक है, अब फरीन कुछ पूछ रही थी। फरीन कह रही थी कि ए को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ए को क्या चीज़ जानना चाहते हो आप? देखो मैंने ये बताया यहाँ पे कि जब आप लिक्विड को एक्सेलरेट करते हो तो उसका सरफेस स्ट्रेट होने की बजाय थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। और आपको ये मान लो ए दिया हुआ है कि वेसल का ए कितना है, आपको टेन थीटा वगैरह निकालना था यहाँ पे, है ना, या आपको टेन थीटा वगैरह निकालना था मान लो। तो टेन थीटा मतलब यहाँ पे ये एच है, और हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमें H1 और H2 पता है सपोज, तो टेन थीटा हमें निकालना है, तो थीटा निकालना है एक्चुअली। तो थीटा तो यहाँ पे सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे थीटा लिया था, तो टेन थीटा हमारा क्या आएगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे? ये परपेंडिकुलर होगा, यानी H1 माइनस H2 इज द परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा, x इज द बेस। अब मुझे पता है H2, H1 और x में क्या रिलेशन है, वो मैं ऑलरेडी यहाँ निकाल चुका हूँ, है ना। यहाँ पे जो मैंने निकाला था, जो मैंने यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना के प्रेशर इनटू एरिया किया था, हमने भी माइनस किया था ना, अभी सॉल्व किया था, जो पीछे कहाँ पे किया था, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रिलेशन निकाल चुके थे कि x में और P1 P2 में क्या रिलेशन होता है। तो ये आपका P रो ए एक्स इक्वल टू P2 माइनस P1 आया था। P2 माइनस P1 इज रो ए एक्स। तो डेल्टा P इक्वल टू रो ए एक्स, डेल्टा P इक्वल टू रो ए एक्स आया था। ठीक है, ये याद रखते हैं हम लोग, डेल्टा P इक्वल टू रो ए एक्स आया था। डेल्टा P कितना होगा यहाँ पे? दोनों तरफ का प्रेशर डिफरेंस, यानी कि रो जी H1 माइनस रो जी H2। तो मैं H1 H2 रो जी को बाहर ले लेता हूँ, ये आपके इसके बराबर आया। ठीक है, आपने रो से रो को डिवाइड किया, तो आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था ये H1 माइनस H2 डिवाइड बाई एक्स। तो आपने x को यहाँ ले गए और इसको यहाँ लिया है, तो ये a बाई जी आ गया। तो ये चीज जो है a बाई जी के बराबर है, यानी टेन थीटा आपका जो है वो a बाई जी के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम कंटेनर का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जो कंटेनर हमारा एक्सेलरेट हो रहा है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। फरीन, ये क्लियर हुआ अब, या कुछ और डाउट है आपका? तो यहां से हम कंटेनर का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, राइट। और बाकी लोग भी देखो, इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि मान लो पानी था यहाँ भरा हुआ और ये मान लो आधा भरा हुआ था, तो मैं मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट करूं इसे ताकि पानी बाहर ना गिरे, पानी बाहर ना गिरे। तो आप क्या मानोगे कि मैक्सिमम जो एक्सेलरेट होगा उसमें ये पानी इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप ऐसे कुछ सरफेस बना के देखोगे, और अब ये हो सकता है ऐसा बने या कैसा बने, ऐसा कुछ बनेगा सरफेस, है ना। तो और आप कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये वॉल्यूम होगा और ये नया वॉल्यूम है, दोनों बराबर होने चाहिए अगर बाहर नहीं गिर रहा पानी। तो आप निकाल सकते हो कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट करूँ। तो ये टेन थीटा वगैरह निकाल के आप गैस कर सकते हो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो ताकि पानी बाहर ना निकले। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आ सकती हैं, हालांकि आपकी ज़्यादा आती नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। और भी चीज़ें हो सकती है इसमें काफ़ी सारी, है ना। इफ़ आई रोटेट द वेसल, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो कितना पानी बाहर निकलेगा, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। तो मैनी थिंग्स कैन बी देयर, राइट। तो ठीक है, हम लोगों का जो काम चल रहा है उतना करते हैं, है ना। अपने काम से काम रखो, कहते हैं ना, अपने काम से काम रखो।
तो अपने काम से काम रखते हैं, हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही फालतू पढ़ा रहा हूँ, आपको इतना भी नहीं आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द बकेट इज, प्रेशर पूछा है ना, फोर्स नहीं पूछा, प्रेशर पूछा है। चलो निकालो। पिछले क्वेश्चन का समझ में नहीं है, आओ बाप रे बाप, करो इसको, पहले इसको करो तब बताऊंगा। इसको करो पहले। बकेट कंटेनिंग वाटर डेप्थ 15 सेंटीमीटर केप्ट इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2g, तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द बकेट कितना होगा? तो प्रेशर आपका जो होता है वो आपको निकालना है यहाँ पे, है ना। अब इसमें ये लिखा कौन सा प्रेशर बताना है, एब्सोल्यूट बताना है या गॉज बताना है? तो मोस्ट प्रॉब्ली देखो कौन सा आ रहा है यहाँ पे, रो जी प्लस ए इंटू एच, वर्टिकली अपवर्ड है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा प्रेशर। प्रेशर आपका जो होगा रो ऑफ द वाटर लेना पड़ेगा 10⁻³ जी की वैल्यू जी ले लो प्लस 2g इंटू एच इज़ 15 सेंटीमीटर, तो ये न्यूटन में आएगा। और आपको जो आंसर निकालना है केजी वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो उसे चेंज करने के बाद में निकालो, देखो कितना आएगा। यूनिट वगैरह थोड़ा देखनी पड़ेगी इसमें। ए आ रहा है, ओके। 10⁻³ जी की वैल्यू जी ही रख लेते हैं, मैंने 3g आ जाएगा वैल्यू, 3 इंटू 9.8 इंटू 15/100, ये तो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और हमें चाहिए केजी पर वेट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो केजी वेट में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 9.8 से डिवाइड करना पड़ता है केजी वेट के लिए। तो 9.8 से डिवाइड करोगे तो केजी वेट में आ जाएगा, लेकिन पर मीटर स्क्वायर आएगा, फिर पर सेंटीमीटर स्क्वायर करना है आपको। तो ये पर मीटर स्क्वायर आया है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1/100 के स्क्वायर से, क्योंकि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अब ये जो है केजी वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, केजी वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। तो 9.8 से 9.8 कट जाएगा, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और 100 का एक और 100 है यहाँ पे, 3 100 हो गए, 10 की पावर 6 हो गई नीचे, ऊपर है 45, 45 डिवाइड बाय 10 की पावर 6, 45, 15 तिया 45, ये क्या आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है। तो 45 डिवाइड बाय 10 की पावर 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डेप्थ ले ली हमने 15 सेंटीमीटर, अच्छा। क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, 10 की पावर 6 ले ली और ऊपर 10 की पावर 3 भी थी, ये भी आएगी, तो ये 0.045 आ रहा है हमारा, इतना। तो कुछ गलती कर रहे हैं क्या? Bucket containing a water of depth 15 centimeter in a lift moving vertically upward with an acceleration of 2g, then the pressure at the bottom of the bucket in kg weight per centimeter square is, आप लोग कह रहे हो कि 0.49 आ रहा है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करें तो प्रेशर हमारा है गॉज प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक को भी ऐड करें इसमें तो रो जी ए, उससे कितना आएगा वो भी देखना पड़ेगा। फिर कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक को ऐड करके देखेंगे एक बार।
एटमॉस्फेरिक कॉल ले लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा जो होता है वो होता है 1.01 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको भी हम केजी वेट में अगर करें तो 1.01 10 टू पावर 5 पर मीटर स्क्वायर है, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए 10 टू पावर 4 तो ये आ जाएगा, और एक 9.8 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 10.1। ये तो चला जाएगा, एक बचेगी यहाँ पे 10.1 डिवाइड बाय 9.1 सॉरी 8। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 9.8 अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो ये 1 से ज़्यादा आ रहा है आपका क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी एटमॉस्फेरिक तो उसने ऐड नहीं किया है, एटमॉस्फेरिक इसने ऐड नहीं किया है, तो बिना एटमॉस्फेरिक के इसने किया है, तो बिना एटमॉस्फेरिक यानी इसने गॉज प्रेशर लिया है केवल। तो इतना ही हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। अब देखो ये एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा हमारा आंसर, या तो इसने जी की वैल्यू अगर पहले मल्टीप्लाई की होगी फिर डिवाइड ऐसा कुछ किया होगा, इसने 10 से पहले डिवाइड किया होगा फिर 9.8 से मल्टीप्लाई किया होगा। आंसर देखें क्या आ रहा है, बी आंसर आ रहा है 0.049। सब लोग कह रहे थे ए आ रहा है, ए नहीं आ रहा, 0.049 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 0.045 आ रहा था, तो ये करेक्ट आंसर है। यानी इसने हो सकता है ये किया होगा इसने कि पहले इसने 10 से वो किया होगा फिर 9.8, एक बार इसने 10 लिया होगा ये चीज़ और एक बार 9.8 लिया होगा, तो इसलिए इसका फर्क आ गया थोड़ा सा। हमने दोनों बार उसे हमने डिवाइड ही कर दिया, हमने तो जी का चक्कर रहने नहीं दिया, हमने तो जी से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर इतना आ गया। इसने डिवाइड नहीं किया होगा, तो बेटर आंसर इज बी। तो पेपर में ऐसा ही फंस जाता है कई बार। अब यहाँ पता नहीं चल रहा गॉज प्रेशर है या नेट प्रेशर है, तो गॉज हमने जब एब्सोल्यूट देखा तो एब्सोल्यूट तो ये तो अकेली वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, और कोई भी ऑप्शन हमारा 1 से ज़्यादा ऑप्शन तो है ही नहीं कोई भी, तो मैंने इसको छोड़ दिया, तो मैंने गॉज प्रेशर देखा बस। तो गॉज प्रेशर को ये सॉल्व करके जो गॉज प्रेशर आ रहा है वो इतना आ रहा है मेरा 0.045। तो आंसर शुड बी बी, दैट शुड द करेक्ट आंसर। आप लोगों का ए कैसे आ रहा है, सब लोग ए बता रहे हैं, एक बार दोबारा चेक करो जरा। साबा खान कह रहे हैं कि 0.045 ही आ रहा है, फरीन कह रहे हैं 0.045, प्रियम कह रहे हैं फर्स्ट आना चाहिए, बाकी कई सारे लोग फर्स्ट बोल रहे हैं। एक बार दोबारा कंफर्म कर दो यार, क्या कहीं पे कुछ गलती है। मैंने आप लोगों ने 9.8 से डिवाइड नहीं किया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, आपने मोस्ट प्रोबेबली 9.8 जो मैंने लिया है दोबारा उससे आपने डिवाइड नहीं किया होगा। आंसर कह रहे हैं 9.8 ही आ रहा था। अच्छा, आपने केजी वेट में जो आंसर निकाला था ना वो नहीं निकाला होगा आपने। केजी वेट एक वो होती है ना यूनिट आपकी, तो 1 केजी वेट जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है ना। केजी वेट होता है, ग्राम वेट होता है। बी, ओके, शिवानी कह रही मेरा बी आ रहा है, सही है। तो बाकी लोग भी आई थिंक अब वही गलती की होगी, 9.8 नहीं किया होगा, है ना। तो कह भी रहे हैं, निखिल कह रहे हैं यूनिट कन्वर्जन नहीं किया था, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी थी, है ना। तो ये होगा, ठीक है। कंफ्यूजन बस ये होनी चाहिए थी कि एब्सोल्यूट पूछ रहा है गॉज पूछ रहा है, तो पता चल रहा है ऑप्शन देखिए कि ये गॉज प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसमें बहुत आपको ध्यान रखना यूनिट वगैरह का, ठीक है। समवन वाज आस्किंग द लास्ट क्वेश्चन, दिस वन, कौन पूछ रहा था, शिवानी पूछ रही थी, कौन पूछ रहा था, शिवानी जैन। पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मेरे को गाना याद आ रहा है, बताओ कौन सा गाना याद आ रहा है जो आपने क्वेश्चन दोबारा पूछा। तो इसमें क्या करना था हमें, डिक्रीज इन द वॉल्यूम बताना था। पहले क्या था, ये आइस था, मास m है, आइस था, डेंसिटी कितना था, रो था, और ये आइस था पहले, आइस से क्या बन गया, वाटर। तो मास तो सेम रहेगा या चेंज होगा, मास तो सेम रहेगा। कई बच्चे बोलते हैं यहाँ पे भी ये चेंज कर देते हैं, तो मास तो चेंज होगा नहीं ना, मास तो सेम रहेगा। तो ये हुआ, ठीक है। अब मान लो वॉल्यूम निकालना है आपको आइस का, तो वॉल्यूम आइस का कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, तो कितना वॉल्यूम हो गया, मास बाय रो, और वाटर का कितना होगा, मास बाय सिग्मा, ठीक है। तो ये दोनों वॉल्यूम है, ये किसका है, वाटर जो बनेगा उसका वॉल्यूम है, और ये जो है आइस का है, ठीक है। अब आपको पता है आइस जो है ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा लेती है, एक्सपेंड होती है आइस, पानी जमने के बाद एक्सपेंड होता है, तो ये वॉल्यूम ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, और ये वॉल्यूम आपका कम होगा।
तो डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम यानी, है ना। तो उसने पूछा कितना डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हम इन दोनों को माइनस करके निकाल लेंगे, डेल्टा वी कितना आएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ द आइस माइनस वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो इनको माइनस करके हम निकाल लेंगे कितना डिक्रीज होगा। तो वहां से वी विल कैलकुलेट द थिंग, राइट। तो कितना आ जाएगा, m बाय रो माइनस m बाय सिग्मा। अब क्लियर हुआ शिवानी? अब क्लियर हुआ? दिस इज द चेंज इन द वॉल्यूम व्हेन योर आइस मेल्ट, आइस ऑफ मास एम मेल्ट इनटू द वाटर। तो ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम आएगा, राइट। आ गया अब। अच्छा गाना जाना याद है? कौन सा गाना याद आ रहा था मुझे? ये आगे चलें। तो केजी वेट हमारा ये होता है, ग्राम वेट भी होता है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो ग्राम वेट जो हमारा होता है वो क्या होता है, केजी वेट होता है कि मैंने 1 किलो के वेट पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, उसे केजी वेट बोलते हैं, ठीक है। और 1 ग्राम के वेट पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, 1 ग्राम के मास पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, उसे हम बोलते हैं ग्राम वेट। तो वहां से हम डाइन वगैरह में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। नहीं मैं गाना गाऊंगा नहीं, बताऊंगा कौन सा याद आ रहा है, गा नहीं रहा है गाना यार, आई एम नॉट अ गुड सिंगर। तो अच्छा मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे को ऐसा गाना याद क्यों आया एक्चुअली, है ना। इसलिए याद आया एक्चुअली, एक और बैच है मेरा, उसमें क्या होता है कि जब मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ ना, तो कई बार कोई टफ चीज़ आती है, बोलता हूँ बच्चों को देखो ये यहाँ पे ना ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे आप दोबारा पूछोगे मुझसे, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये जो है ये जो होता है ना, ये इतना होता है, ये नहीं होता, इसको उल्टा नहीं करना, इसको ये करना है, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे होता है, इसलिए ऐसे होता है, तो ध्यान से देख लो, सब चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। फिर जब पूरा पढ़ा दूंगा, फिर एक स्टूडेंट है उसमें, वो बोलता है कि सर दोबारा बताना सर ये कैसे आया। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप दोबारा पूछोगे पक्का, इसलिए पहले देख लो ध्यान से। तो ऐसे यहाँ पे हुआ सेम केस में, मैंने कहा डेंसिटी वाला जो केस है फंसता है बार बार, बच्चे गलत करते हैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा वो मत करना, ध्यान से देखना। शिवानी ने दोबारा पूछा, तो इसलिए मुझे गाना याद आ गया। अब कौन सा आया होगा बताओ, इसमें कौन सा गाना बन सकता है बेस्ट? कौन सा गाना बेस्ट बन सकता है आप लोगों के हिसाब से? मुझे तो कोई याद आया, लेकिन आप लोग बताओ कौन सा हो सकता था इसमें, है ना। मैं पहले ही उसमें जो वो था, मैंने पूरा उससे बोला कि भाई मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो सकती है, और तब भी जो है उसमें फिर क्वेश्चन दोबारा शिवानी ने पूछा कौन सा गाना बेस्ट हो सकता है। एंड डोंट टेक इट अदरवाइज, जैसे जॉकिंग है ना, तो चलता रहता है क्लास में, तो हम तो मजाक करते रहते हैं बच्चों के साथ क्लास में, तो जस्ट ऐसे ही। ओके किसी को अच्छा गैस, मेरे को आया वाला याद, एक गाना था ना बहुत पहले वाला, बचपन में गाना चलता था, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, है ना, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो वैसे ही हो गया यहाँ पे भी, कि जो मैं डर रहा था कि यहाँ पे कोई अटके ना, तो वहीं पे अटक गए, है ना। वो गाना याद आया था मुझे, फिट बैठता उस पर, है ना, क्वेश्चन पे फिट बैठता है मेरे ख्याल से, आई होप। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, तो दैट इज द फिट सॉन्ग। तो जो हम डर रहा था मैं, वही चीज हो गई वहां पे। चलिए टीचर को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ओके चलिए, सब लोगों ने एंजॉय किया मेरे ख्याल से, गाना फिट बैठा था बिल्कुल। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। उस क्लास में कई बार होता है मेरे साथ ऐसे, आपके साथ तो पहली बार हुआ है, उस क्लास में कई बार होता है, मैं कई बार स्पेशली होता हूँ, ध्यान से सुन लो, सुन रहे हो ना सब लोग? कहते हैं हाँ सर। देखो यहाँ पे जो है ये उल्टा होता है, आप लोग ये बोलोगे कि ऐसा क्यों लिया, तो इसलिए लेते हैं, तो ध्यान से देख लो क्यों लेते हैं। फिर एक बच्चा उसमें लास्ट में बोलता है, हमेशा एक ही स्टूडेंट है वो, यहाँ तो खैर नहीं बोलते आप लोग, तो वहाँ पे हमेशा बोलता है कि सर ये सर उल्टा क्यों लिया। मैं कहता है पहले बताया था अभी। चलो एनीवे, तो थोड़ा सा बहुत एंजॉयमेंट भी चलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सब लोगों को
ठीक लगा, फिट लगा बिल्कुल है। ओके, आपके साथ टाइम नहीं मिलता मुझे जॉब करने का, कोर्स बहुत बड़ा है ना, फिजिक्स वालों को टाइम कम मिलता है। चलो, टैंक ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया फिल्ड विद द वाटर अप टू द हाइट ऑफ 2.5 मीटर, फाइंड द थ्रस्ट एक्सपीरियंस बाय द वर्टिकल एंड बॉटम फेस ऑफ द दिस थिंग टैंक। तो थोड़ा सा ए भी नहीं पूछेंगे, अच्छा अब नहीं पूछेंगे पूछ लेना यार, तो मजाक कर रहा हूं मैं, कोई वो थोड़ी बोल रहा हूं। मैं तो उस लड़के को तो बिल्कुल स्पेशली पकड़ पकड़ के बताता हूं जो सब पूछता है वो, तो ऐसा नहीं है, क्लास में मजाक भी चलना चाहिए। फिजिक्स चीजें तभी समझ में आती है, फिजिक्स सीरियस रहेंगे तो समझ में नहीं आई है ना। केमिस्ट्री तो सीरियस रहते हैं टीचर, फिजिक्स वाले थोड़ा एंजॉय वाले रहते हैं। केमिस्ट्री के यूजुअली जो सीनियर टीचर है काफ़ी सीरियस रहते हैं, फिजिक्स के सीनियर टीचर भी काफ़ी जो है मजे वाले रहते हैं। तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, वो तो कोर्स ज़्यादा है, प्रेशर है, टाइम कम है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग भी कर नहीं पाते कुछ। तो चलो कोई बात नहीं, पूछ लेना डरो मत चलो, टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दिस इज फिल्ड विद द वाटर। तो बॉटम वाला तो बहुत इजी है, इसमें फर्स्ट बॉटम वाला इजी है। वर्टिकल फेस कैसे निकालोगे ये टफ है, वर्टिकल फेस कैसे निकालोगे ये थोड़ा सा टफ है, तो इसको थोड़ा सा देख लें। टेन टू पावर 5 फॉर द बॉटम, ठीक है, 10 to power 5 for the bottom is correct। निखिल राइट है आपका। वर्टिकल का कैसे निकालोगे यस, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वर्टिकल के लिए, क्योंकि आपका प्रेशर जो है वेरी कर रहा है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट, है ना। तो वर्टिकल जो आप लोगे, फेस ऑफ अ टैंक लोगे, एक टैंक का फेस, तो यहाँ प्रेशर जो है आपका ऊपर से नीचे तक वेरी कर रहा है, तो प्रेशर आपका जो है हाइट के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर आप डेप्थ पे, एच डेप्थ पे एक स्ट्रिप माननी पड़ेगी आपको, और इस पे जो प्रेशर होगा यहाँ पे वो तो पता है आपको, प्रेशर तो आपको रो जी एच होगा, तो फोर्स कितना होगा यहाँ पे, तो फोर्स आपका जो होगा वो प्रेशर इनटू एरिया होगा, और एरिया आपको मानना पड़ेगा इसका कितना हो जाएगा, एरिया इसकी लेंथ अगर एल है 2 मीटर दी हुई है, तो एरिया हो जाएगा एल इंटू डी वाई, क्योंकि जो हाइट होगी डी एच मान लो इसे, ये जो विड्थ है इसको डी एच मान लें अगर, तो ये जो एरिया है वो हो जाएगा एल इंटू डी एच, और प्रेशर आपका रो जी एच है। तो फ्रॉम हेयर वी नीड टू कैलकुलेट द नेट फोर्स, तो डी एफ एक्चुअली, ये हम डी एफ निकाल रहे हैं, और एफ आपका जो आएगा उसे इंटीग्रेट करके आएगा। तो बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। फॉर द वर्टिकल फेस, क्योंकि प्रेशर आपका वेरी कर रहा है हर पॉइंट पे,
तो इसलिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ रहा है। 6.25 10 to power 4, अंशिका इज सेइंग 6.25 10 to power 4 करेक्ट आंसर है। 6.25 10 to power 4 करेक्ट, वेरी गुड। बाकी लोग भी निकाल लो। 6.25 10 to power 4 आ रहा है सबका आंसर। एच का स्क्वायर हो रहा है, रो जी एच, हाँ इंटीग्रेशन करोगे तो एच स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। एच स्क्वायर बाय रो जी एच स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। डन। समीर एंड विधि ने कह रहे डन है, ओके। प्रियम कह रहे एच स्क्वायर बाय 2। बाकी लोग भी फटाफट बताओ, आंसर इतना आ रहा है। इसे अगर इंटीग्रेट करें हम लोग तो रो जी एच स्क्वायर बाय 2 बनता है। ये एल आपको दिया हुआ है 2 मीटर बाहर आ जाएगा 2, तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है आपका। रो की वैल्यू 10 to power 3 होती है। तो बाकी लोग फटाफट निकाल लें जल्दी। डन शिवानी, ओके। कनिका, प्रियम, डन डन डन, ओके। इंटीग्रेशन है बस अब तो। लिमिट फ्रॉम 0 to 2 ही लगेगी लिमिट यहाँ पे, क्योंकि ये सारी क्यूब है ये, तो 0 to 2 वेरी करेगा ये भी। डन, ओके। तो रो जी एच स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन में रो जी बाहर आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा, एच स्क्वायर बाय 2 अंदर रहेगा। लिमिट फ्रॉम 0 to 2 ये हमें करना है। रो की पावर 10 to power 3, जी को 10 मान लेते हैं, एल आपका 2 दिया हुआ है। इसका इंटीग्रेशन एल स्क्वायर बाय 2 यानी 2 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 10 to power 4 into 4। कुछ मैंने मिस कर दिया, ओहो मैंने गलत कर दिया आंसर। चेक करो जरा क्या गलत कर दिया मैंने। वाटर ही है ना ये, हाँ अच्छा 2.5 मीटर की हाइट है। 2.5 मीटर की हाइट को 2.5 कर लेंगे, तो 2.5 करोगे तो ये आपका 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा बाय 2 तो रहेगा ही, 2 से 2 कटेगा ही कटेगा, तो ये 6.25 आ जाएगा। आई होप नाउ आई एम करेक्ट। 2.5 होगी, यस करेक्ट। थैंक यू कनिका, फरीन, निखिल, प्रियम। 2.5 होगा, ठीक है। तो 6.25 10 to power 4 इज द आंसर, राइट। ये समझ में आ गया सबको? इज इट ओके? अगर ये समझ में आ गया मैं एक चीज़ और बता दूं फिर इसमें छोटी सी। अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार लिख दें, किसी को डाउट है तो बता दो। ओके अभी तो टाइम है ना क्लास में हमारे पास, अभी तो है 15 मिनट। ओके 15-20 मिनट है हमारे पास। डन, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है? अच्छा चलिए, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि इसमें जो है हमारा प्रेशर वेरी कर रहा है, और प्रेशर का जो वेरिएशन है काजल क्या पूछ रहे हो? 2.5 कैसे है ये पूछ रहे हो कि 2.5 क्यों लिया है? काजल आपने जो लिखा है, आर यू आस्किंग मी कि 2.5 क्यों लिया है हमने? क्योंकि हाइट हमें 2.5 दी हुई थी इसलिए लिया है, या कुछ और लिख रहे हो? तो हाइट हमारी 2.5 थी तो डेप्थ हमने 2.5 ली है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन जो है अप टू 2.5 तक किया है ना। तो इंटीग्रेशन वी हैव डन अप टू 2.5 तक। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअली यहाँ पे लेंथ है वो तो 2 मीटर होगा, लेकिन जो हाइट है, डेप्थ है जो, वो 2.5 है। तो कंटेनर में 2.5 है ना, क्योंकि इसमें जो एरिया ये दिया हुआ था 2/2 का है ना, हाइट नहीं दी हुई इसमें। हाइट कितनी है? तो हाइट हो सकता है 10 मीटर हो इसकी, तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैंने पानी जो भरा है 2.5 मीटर तक भरा है केवल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2.5 लिया, राइट। चलिए क्लियर है? ओके। मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि जो आपका प्रेशर है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली, है ना, क्योंकि प्रेशर रो जी एच है, तो प्रेशर आपका यहाँ पे 0 होगा। टॉप में पानी भरा हुआ है, तो प्रेशर का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, डायग्राम बनाऊँ, तो ऐसा कुछ बनेगा, प्रेशर 0 होगा,
अब बढ़ते 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 बॉटम पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो प्रेशर हमारा लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली। अब मुझे क्या निकालना था? यहाँ पे फोर्स निकालना था। फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अब जो चीज लीनियरली वेरी करती है, जो चीज लीनियरली वेरी करती है, तो इसमें मैं एवरेज मान सकता हूं प्रेशर को। यहां मेरे को प्रेशर लेना है, प्रेशर मेरा वेरी कर रहा है 0 से लेके और यहां तक वेरी कर रहा है। प्रेशर कितना होगा? रो जी एच होगा, यानी रो जी इंटू 2.5 होगा यहाँ प्रेशर, और यहाँ पे प्रेशर 0 होगा। टॉप पे जहाँ पानी, आपने पानी का सरफेस लोगे तो वहां पे प्रेशर 0 होगा, और नीचे जो है 2.5 इंटू रो जी होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ प्रेशर लेना था, प्रेशर मेरा वेरिएबल था, तो वेरिएबल की जगह मैंने इंटीग्रेट कर दिया, है ना। अगर मैं इंटीग्रेट ना करता मान लो, तो क्या तरीका था मेरे पास? मेरे पास तरीका ये था कि आई वुड टेक द एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू अगर मैं लूंगा यहाँ पे, तो प्रेशर की एवरेज वैल्यू, इन दोनों का एवरेज लूंगा, तो 0 प्लस रो जी 2.5 का, 0 प्लस 2.5 रो जी का एवरेज, ये प्रेशर ले सकता हूं मैं, इनटू एरिया। एरिया कितना लूंगा? तो एरिया मेरा जो पानी भरा हुआ है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा, और 2.5 ये हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 2.5 इंटू 2 यानी 5 मीटर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2.5 इंटू 2 यानी 5, 2 से 2 काट लो, या तो 2 से 2 काट लिया, 2.5 इंटू 2.5 यानी 6.25 इंटू रो जी। रो कितना है? 10 टू पावर 3, जी कितना है? 10। तो आपका आंसर सेम आ गया, राइट। तो हमारा आंसर सेम आ गया। तो हम यहाँ पे एवरेज ले सकते थे, है ना। हम एवरेज ले सकते हैं यहाँ पे। कब ले सकते हैं? जो चीज हमारी लीनियरली वेरी कर रही हो, लीनियरली वेरी कर रही हो। यहाँ पे रो जी एच से वेरी कर रहा था प्रेशर आपका। अगर ये मान लो ऐसा होता रो जी एच स्क्वायर, तो लीनियरली वेरी नहीं करता, तो फिर मैं एवरेज नहीं ले सकता था, है ना। फिर मैं डायरेक्ट एवरेज नहीं ले सकता था, फिर उसका ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बनता। तो आई कुड नॉट टेक द एवरेज वैल्यू और समथिंग लाइक दैट इन दिस केस। तो यहाँ पे क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। ये बात समझ में आई सबको? इज इट क्लियर कि मैं यहाँ पे प्रेशर को एवरेज लेके भी आंसर निकाल सकता था डायरेक्ट? ये बात समझ में आई? निखिल कह रहा है रिपीट कर दो। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिनको अभी नहीं आई है एक बार दोबारा देख लो कि मुझे यहाँ पे फोर्स चाहिए था। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फोर्स कितना लगेगा साइड पे, ये बताओ। बॉटम पे तो प्रॉब्लम थी नहीं, बॉटम पे तो सब कुछ कांस्टेंट था। साइड पे प्रेशर फोर्स कितना लगेगा वो निकालना था। तो फोर्स जो होता है वो प्रेशर इंटू एरिया होता है। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। अब यहाँ प्रेशर क्या था? यह प्रेशर आपका हर पॉइंट पे वेरी कर रहा था, यानी ऊपर से जब नीचे में आ रहा था पानी में तो प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तो प्रेशर वाज वेरिएबल, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था प्रेशर इनटू एरिया की। तो मैंने क्या किया, फिर उसमें स्ट्रिप मानी, उसको इंटीग्रेट किया, उस सब से मैंने निकाला, ठीक है। अब जो है अगर मैं इंटीग्रेट ना करूं, डायरेक्ट निकालना चाहूं तो क्या तरीका है? मैंने सोचा, तो मैंने देखा यार जो प्रेशर मेरा है वो मेरा लीनियर वेरी कर रहा है, 0 से लेके और रो जी एच तक लीनियरली वेरी कर रहा है। तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू ले लूं और एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम आंसर आएगा। इसका अगर मैं एवरेज वैल्यू ले लूं और एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम आंसर आएगा, है ना, क्योंकि लीनियरली जब वेरिएशन होता है तो यू कैन टेक द एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो मैंने एवरेज वैल्यू ली और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने एवरेज वैल्यू ली दोनों का। तो प्रेशर यहाँ पे 0 था, यहाँ पे रो जी इंटू 2.5 हो जाएगा प्रेशर। तो इसका एवरेज लिया और उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा सेम आंसर आया। तो मैं कह रहा हूँ जब कोई भी चीज़ ऐसे लीनियरली वेरी करती है तो यू कैन टेक द एवरेज वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लो कि क्लास में कई सारे बच्चे हों और उनका वेट जो है लीनियरली वेरी कर रहा हो, कि एक का वेट मान लो ऐसी थ्योरेटिकल मान लेते हैं कि एक का वेट 10 किलो है, एक का 20 है, एक का 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे है, और आपको क्लास का टोटल वेट निकालना है, क्लास का टोटल वेट निकालना है। तो अगर मान लो लीनियरली वेरी कर रहा है, मैं एवरेज ले लूँ 0, 10 का और लास्ट का, और उसको 2 से डिवाइड कर दूं, मैंने एवरेज आ जाएगा मेरा, और नंबर ऑफ बच्चों से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्लास का टोटल वेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लास का टोटल बच्चों का सबका वेट आ जाएगा। कब आ सकता है? जब लीनियरली वेरिएशन हो रहा हो, है ना। तो जब भी लीनियरली कोई चीज वेरी करती है तो आई कैन टेक द एवरेज वैल्यू टू फाइंड द नेट रिजल्ट और व्हाट इज द नेट आंसर। तो आई कैन टेक द एवरेज वैल्यू,
इज इट क्लियर नाउ? तो मैं यहाँ पे प्रेशर का एवरेज लिया है मैंने, जो टॉप पे प्रेशर लग रहा है और जो बिल्कुल वेसल के बॉटम पे लग रहा है उसका एवरेज प्रेशर कितना होगा। तो मैंने फिर जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपके कंटेनर के साइड पे, उसके लिए मैंने एवरेज प्रेशर लेके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा यहाँ पे फोर्स आ गया, कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स यहाँ पे नीचे ज्यादा लग रहा होगा, ऊपर कम लग रहा होगा, तो मैंने एवरेज ले लिया उसका। अब क्या क्लियर हुआ आप लोगों को ये? क्या अभी क्लियर है या कुछ और इसमें एक्सप्रेशन चाहिए आपको? क्लियर है? फरीन, निखिल, आपको जो सूटेबल लगे। हाँ, इंटीग्रेशन आपको अगर इजी लगता है इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन अगर आपको इजी लगता है तो यू कैन डू द इंटीग्रेशन ऑल्सो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये मेथड लगाओ या ये, मुझे तो शॉर्ट मैंने लग रहा है ये, लेकिन हाँ ठीक है, आपको मर्जी है, दोनों लगा, कोई भी लगा सकते, आपकी मर्जी है। मैं भी इंटीग्रेशन प्रेफर करता हूं वैसे। क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहां पे एवरेज ले सकते थे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता कि टॉर्क कितना लग रहा है, मान लो इस वाटर के कारण टॉर्क कितना लग रहा है ना, तो मैं पूछूंगा नहीं है, लंबा क्वेश्चन बन जाएगा काफी। तो टॉर्क अगर आप निकालोगे, वैसे अगर आप निकालोगे यहाँ पे, तो टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू डिस्टेंस निकालते हैं, उससे टॉर्क आता है आपका। तो अगर आप टॉर्क निकालोगे यहाँ पे, तो खाली जगह है कहीं पे, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं टॉर्क वैसे निकालूंगा ना अगर, तो टॉर्क मेरा जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, पहले मैं फोर्स निकालूंगा। फोर्स कितना आएगा यहाँ पे? फोर्स आएगा रो जी एच इंटू डी ए, है ना, प्रेशर इंटू एरिया, ये फोर्स आया डी एफ। तो एरिया आप लिखोगे वही दोबारा, क्या लिखोगे? एल इंटू डी वाई या डी एच इंटू रो जी एच। तो ये फोर्स आ गया स्मॉल, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? मान लो हमें टॉर्क निकालना है अबाउट द, सपोज बेस निकालना है या अबाउट, मान लो इसके निकालना है, सपोज मान लो मैं इसके अबाउट निकालता हूँ, टॉप के अबाउट। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वो भी एच हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ मान लो, है ना, तो एच आ जाएगा। तो डी एफ इंटू एच करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये रो जी एच का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच था ये, इंटू एल इंटू डी एच। तो ये डी टाउ आएगा एक्चुअली। और आपको अगर टोटल टाउ निकालना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट द डी टाउ एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट द नेट टाउ। तो रो जी एल और अंदर बचेगा एच स्क्वायर डी एच, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2.5 मीटर, जो भी आपकी वो है। तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से तो आंसर आ जाएगा। अब यहां पे अगर आप सोचो मैं एवरेज लगा के निकाल लूं तो आंसर आपका गलत आएगा। अगर यहां पे आप एवरेज फोर्स निकालोगे कि मैं एवरेज फोर्स निकाल लेता हूं और उससे मल्टीप्लाई करके L/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे हाइट अगर L है तो L/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा टॉर्क आ जाएगा इसके अबाउट। तो गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क का वेरिएशन है वो एच स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, वो एच पे डिपेंड नहीं कर रहा, एच के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। इट इज नॉट अ लीनियर वेरिएशन। तो जब लीनियर वेरिएशन नहीं होता है, यू कैन नॉट टेक द एवरेज वैल्यू, तो वहां से गलत आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन से ठीक आएगा, लेकिन वहां से गलत आएगा। आप लोग चाहे तो करके देख लें, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। क्या क्लियर हुई है बात? यहां पे हम लोग नहीं कर सकते थे इंटीग्रेट, सॉरी यहां पे हम लोग एवरेज नहीं ले सकते थे, इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर हुआ बात? इज इट क्लियर? जब आपकी कोई चीज लीनियरली वेरी करती है, यानी फर्स्ट पावर पे डिपेंड करती है, यू कैन टेक द एवरेज। लेकिन अगर कोई चीज लीनियरली वेरी नहीं कर रही, सेकेंड पावर, थर्ड पावर या 1/2 पावर पे डिपेंड कर रही है, तो उस केस में ऐसा एवरेज डायरेक्ट करके आप फंस सकते हो। बच्चे पूछते हैं कई बार, सर क्या मैं ऐसे ले लूं डायरेक्ट, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है वहां पे क्या मैं सेंटर ऑफ मास पे लेके कर लूं? तो गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आपका 1/r² से वेरी करता है, तो गलत आ जाएगा वहां पे। यहां पे आप करोगे तो ये गलत हो जाएगा, टॉर्क वाला क्वेश्चन, तो यहां पे हम नहीं कर सकते। सही है? क्लियर? एक और आपको बता दो एग्जांपल। आप लोगों ने सेल्फ वेट के कारण स्ट्रेन नहीं निकाला ना अभी तक वायर पे। ऐसा क्वेश्चन आया था ना, सेल्फ वेट के कारण स्ट्रेन कितना होगा,
तो सेल्फ वेट के कारण जो स्ट्रेन आता है हमारा वायर पे, वो हमें निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर आप देखोगे तो किताब में इंटीग्रेशन यूज किया हुआ है ना। उन्होंने क्या माना, उन्होंने ये माना कि यार एक एलिमेंट ले लो कोई भी, मान लो ये एलिमेंट ले लो पहले। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस वेट के कारण लग रहा है, तो इस वेट पे के कारण जो फोर्स लगेगा उसके कारण इसमें स्ट्रेन निकाल लो पहले इस एलिमेंट में, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट ले लो इसके ऊपर, दूसरा एलिमेंट ले लो, तो यानी दूसरा एलिमेंट मैंने मानो यहाँ पे ले लिया, इस पे जो वेट काम कर रहा है वो ये पूरा वेट काम कर रहा है, तो अब की बार ये वाला वेट ले लो और उसके कारण स्ट्रेन ले लो। तो माने हम इंटीग्रेट करते हैं, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, उसके नीचे जो भी वेट होता है उसको लगा के फोर्स आ जाता है, उसको लगा के फोर्स आ जाता है, इसके नीचे जो भी वेट होगा आपका, इसको मैं डिस्टेंस वाई पे मान लो एक एलिमेंट है मेरा डी वाई, ऐसे करके करते हैं। फिर वहाँ से हम लोग इसके नीचे जो वेट होता है उसको निकालते हैं, वहाँ से करते हैं, वो सब सॉल्व करके इंटीग्रेट करके आ जाता है आंसर। एक तरीका तो वो होता है। एक तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा या वेट जो वेरी कर रहा है लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली वेरी कर रहा है। तो आप जो है इसका वायर का सेंटर ले लो, आप वायर का सेंटर ले लो और यहां पे देखो कितना वेट काम कर रहा है, तो यहां पे हमारा W/2 वेट काम कर रहा है, W/2 वेट काम कर रहा है। इसके कारण जो वायर में स्ट्रेन होगा वो निकाल लो, इसके कारण जो वायर में स्ट्रेन होगा W/2 के कारण वो निकाल लो। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा देखना, इसका जो आंसर आता है वो सेंटर पे वेट लेके आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार सब लोग ट्राई करना और इसको भी चाहे तो आप एक बार देखना। तो ये होमवर्क के लिए लिख लो कि ये हमें एक बार देखना है कि ये डिफरेंट आंसर यहाँ पे आते हैं या नहीं आते हैं, और यहाँ पे ये चेक करना है कि जिसका जो आंसर आता है क्या वो सेंटर पे वेट लेके आ जाता है, और अगर इंटीग्रेशन करके आता है और सेंटर पे वेट दोनों निकाल के देखना, इंटीग्रेशन से कैसे निकालते हैं और इससे कैसे निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपके लिए होमवर्क है एक बार, ठीक है। आगे चलें, कोई डाउट किसी को है तो बताओ। क्लियर? ठीक है, इसको एक बार देखना, जब तक खुद नहीं देखोगे ना तब तक समझ में नहीं आएंगी बातें, खुद करके देखना। तो अच्छा, इन क्वेश्चन को होमवर्क के लिख लेते हैं, इनको होमवर्क के लिए लिख लेते हैं। यूट्यूब जो है ये होमवर्क के लिए है, ये भी आप होमवर्क के लिए लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका होमवर्क। जल्दी से 5 4 3 2 1, ओके, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 4 3 2 1। तो ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, और अभी हम पास कर लो देख लेते हैं, मोटा मोटा पास कर लो देख लेते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हैं फिर, है ना। पास कर लो समझ लेते हैं फटाफट से, जो हम पे टाइम बाकी है। हाइड्रोलिक लिफ्ट और पास कर लो समझ लेते हैं क्या होता है। डन? ओके, तो देखो पास कर लो क्या होता है समझ लेते हैं हम। पास कर लो क्या होता है समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक क्लोज कंटेनर मान लेते हैं कि मान लो क्लोज कंटेनर है कोई और उसमें पानी भरा हुआ है ना। क्लोज कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ये क्लोज कंटेनर है और इसमें जो है पानी भरा हुआ है। तो इसके डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर होगा। यहाँ प्रेशर मान लो P1 है, यहाँ पे P2 है, सब जगह अलग अलग होगा, कुछ कहीं पे P1 होगा, कहीं P2 होगा, बराबर भी हो सकता है कहीं पे, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे तो बराबर भी हो सकता है, कहीं पे अलग अलग होगा प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर जो है ऐसे है, ठीक है। तो ये प्रेशर है इसका। अब आपने क्या किया, आपने कहीं से इसका प्रेशर बढ़ा दिया, किसी भी तरीके से आपने फोर्स लगा के कुछ भी करके दबा के कुछ करके कंप्रेस करके आपने इसका प्रेशर बढ़ा दिया। तो यहाँ पे मान लो प्रेशर बढ़ गया P1 प्लस डेल्टा P हो गया,
कितना हो गया, P1 प्लस डेल्टा P। तो इस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ा, तो पास्कल लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर यहां पे बढ़ा, डेल्टा P बढ़ा, तो वो कहता है कि सब जगह डेल्टा P बढ़ जाएगा, पूरे फ्लूइड में हर जगह प्रेशर डेल्टा P बढ़ जाएगा। तो यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 प्लस डेल्टा P। तो यहां पे भी अगर प्रेशर मान लो P3 था, तो अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा, P3 प्लस डेल्टा P। तो पास्कल लॉ यही कहता है कि जो प्रेशर आप बढ़ाते हो वो हर जगह आपका इक्वली बढ़ जाता है। तो ये क्या बोलता है, प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज इनकंप्रेसिबल लिक्विड, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए ऑब्वियसली, इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड माने बराबर बराबर, जितना आपने बढ़ाया सब जगह उतना ही ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ डेल्टा P हुआ, वहां पे डेल्टा P बाय आधा हुआ, उसका सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा हर जगह। जितना आप बढ़ाओगे, अगर आप 5 न्यूटन का प्रेशर बढ़ाओगे तो हर जगह 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर बढ़ जाएगा। एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड एंड द वॉल, हर जगह जो है प्रेशर इतना बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? पास्कल लॉ क्लियर हुआ सबको? पास्कल लॉ क्लियर हुआ? आपका जो प्रेशर आप बढ़ाओगे किसी भी एक पॉइंट पे, हर जगह प्रेशर आपका सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर है? ओके। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसका जो एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट है। और भी एप्लीकेशन है, लेकिन जो न्यूमेरिकल बनता है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट से बन सकता है। हाइड्रोलिक प्रेस भी हो सकता है एग्जांपल, और हाइड्रोलिक ब्रेक भी होते हैं इसके। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है वो क्या होता है, तो इसको कल देखेंगे ध्यान से, है ना। पहले आप एक बार वो पहले समझ लो, प्रेशर वाली जो चीजें हैं ना सारी वो देख लो, फिर इसको कल ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन भी हैं इसके, वो भी करने पड़ेंगे हमें, तो कल करेंगे इसके क्वेश्चन। तो अभी यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, कल इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। आप लोग भी पढ़ के आना पहले पास्कल लॉ की जो और एप्लीकेशंस वगैरह हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आज जो 2 चीज़ें आपको दी हैं होमवर्क के लिए, वो थोड़ा सा देख के आए, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं क्लास को। आई होप कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टॉप करें, चलिए तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।